हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे JCERT द्वारा जारी किए गए मॉडल प्रश्न पत्र जो कि कक्षा 9 का है, विषय विज्ञान है। ये सेट 2 है। अगर आप अभी तक सेट 1 को नहीं देखे हैं तो नीचे इसका लिंक दिया गया है, देख लीजिएगा, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको किस तरह से तैयारी करना है, आपको पता लगेगा। ये मॉडल प्रश्न पत्र है, सेट 2 है, याद रखिएगा। इसमें आपको 40 क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक 1 अंक का होगा और आपको टाइम मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। प्रथम क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उसके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को कहते हैं ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, थर्मोमीटर, इनमें से कोई नहीं। इस यंत्र को कहा जाता है ओडोमीटर, जो कि गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में सरल रेखीय गति का उदाहरण है सरल लोलोक की गति, सड़क पर कार की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सड़क पर कार की गति। सड़क पर कार की गति होता है सरल रेखीय गति का उदाहरण। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। ध्यान से देखिए, निश्चित दिशा कहाँ है। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, चाल, वेग, विस्थापन या त्वरण। इसका सही आंसर हो जाएगा वेग। याद रखिएगा, वेग। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहा जाता है और ये एक सदिश राशि है। वेग सदिश राशि है। देखिए, अगर लिखा होता इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, तो वो चाल हो जाता। और अगर लिखा होता निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, तो वो विस्थापन होता। याद रखिएगा। त्वरण तो जो स्पीड में चेंज होता है वो होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है। एक समान गति की अवस्था में त्वरण, जो त्वरण होता है वो क्या होता है? शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा शून्य। याद रखिएगा, एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है शून्य। याद रखिएगा, त्वरण एक सदिश राशि है। याद रखिएगा, इसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, संवेग कैसी राशि है? संवेग कैसी राशि है? देखिए, संवेग एक सदिश राशि है। याद रखिएगा, संवेग एक सदिश राशि है, अदिश नहीं होगा। सदिश एवं एक गलत हो जाएगा। संवेग एक सदिश राशि है। देखिए, संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं और इसका मात्रक क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड। संवेग का मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड, या आप ऐसे भी लिख सकते हो न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिए। सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, यह गुण क्या कहलाता है? पल, जड़त्व, द्रव्यमान या संवेग। इस गुण को कहा जाता है जड़त्व। सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, इसे जड़त्व कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, संवेग का एसआई मात्रक। संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा? केजी मीटर पर सेकंड। याद रखिएगा, केजी मीटर पर सेकंड। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। संवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकंड, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 केजी और 34 केजी हो तो ऑप्शन देखिए, ए का जड़त्व बी से अधिक होगा। ये गलत हो जाएगा। ए का जड़त्व बी से अधिक होगा कैसे? ये 6 केजी ए दिया हुआ है तो बी से तो कम है। बी का जड़त्व ए से अधिक होगा। हाँ, ये सही है। बी का जड़त्व 34, उसका जो द्रव्यमान है वही जड़त्व 34, तो बी का जड़त्व ए से अधिक होगा। ये सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। न्यूटन का कौन सा गति नियम ही गति का वास्तविक नियम है? प्रथम गति नियम, द्वितीय गति नियम, तृतीय गति नियम, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर द्वितीय गति नियम।
न्यूटन का द्वितीय गति नियम ही गति का वास्तविक नियम है। द्वितीय गति नियम क्या कहता है? किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मात्रक है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जो स्मॉल जी होगा उसका मात्रक क्या है? याद रखिएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसका वैल्यू भी पूछता है। इसका मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड, 9.8 मीटर पर सेकंड होता है जो जी का वैल्यू होता है, याद रखिएगा। स्मॉल जी मतलब क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण। और एक केंद्र पर इसका जो मान होता है वो 0 होता है, ये भी याद रखिएगा। पृथ्वी के केंद्र पर जो स्मॉल जी का मान होता है वो 0 होता है, इसको भी याद रखिएगा। और चंद्रमा पर इसका 1/6 हो जाता है, ये भी याद रखिएगा। चंद्रमा पर कितना होता है? 1/6 होता है, ये भी याद रखिएगा। देखिए गुरुत्व त्वरण जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी का 1/6 भाग होता है, ठीक है। अब इसका जो वैल्यू होता है वो ध्रुव पर अधिकतम होता है, मतलब पोल्स पर अधिकतम होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए मतलब मीटर पर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का। नेक्स्ट देखिए 11 क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह किस बल के कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल, उत्प्लावन बल, दबाव, इनमें से कोई नहीं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। नेक्स्ट देखिए सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक ए कैपिटल जी का एसआई मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड, ये तो चाल और वेग का होता है। मीटर पर सेकंड ये नहीं होगा। किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये नहीं होगा, ये तो संवेग का होता है। न्यूटन देखिए एन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसका सही आंसर हो जाएगा। जो कैपिटल जी का जो मात्रक होता है वो होगा एन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसका वैल्यू को भी याद रखिएगा। इसका जो वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 एन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, जो कैपिटल जी का वैल्यू होता है। नेक्स्ट देखिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 13 को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से पढ़िए। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, यदि दो वस्तुओं के बीच की जो दूरी है उसको आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा? 4 गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन को देखिए, 4 गुना बढ़ जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना घट जाएगा, 4 गुना घट जाएगा। ये तो गलत हो जाएगा, घटेगा नहीं, 4 गुना बढ़ जाएगा। याद रखिए इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको भी याद रखिएगा। देखिए जो एफ होता है वो होता है जो जी कैपिटल जी एम एन बटे आर स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 को देखिए। द्रव्यमान का मान सभी जगह होता है समान, असमान, परिवर्तनशील, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा यदि कोई वस्तु पृथ्वी पर, चंद्रमा पर या फिर बाह्य अंतरिक्ष में हो तो उस वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है, तो समान हो जाएगा इसका सही आंसर। 15 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है, दिए गए चित्र में पदार्थ के किस अवस्था के कोणों को दिखाया गया? देखिए ये किस अवस्था को दिखाया गया? ये हो जाएगा ठोस अवस्था, हो जाएगा ठोस, इसका सही आंसर हो जाएगा ठोस, याद रखिएगा। अब देखिए मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है, 1 2 मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है और एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं? अट्रैक्टिव कर रहे हैं और दीवारों पर टकराते भी हैं, तो ये याद रखिएगा ये गैस हो जाएगा, ठीक है, अगर ऐसा चित्र दिया होता। तो नेक्स्ट को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है
अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, इससे पदार्थ के कण के किस गुण का पता चलता है? देखिए ऑप्शन, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। बी ऑप्शन को देखिए, पदार्थ के कोनों के बीच रिक्त स्थान होता है। सी ऑप्शन को देखिए, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। देखिए गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक विसरण के कारण फैल जाता है। गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक विसरण के कारण फैल जाता है। और याद रखिएगा, गैसों में विसरण कणों के तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण बहुत तीव्रता से होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट देखिए 17 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में किस पदार्थ में विसरण की गति तेज होगी? विसरण की गति तेज होगी। देखिए विसरण के कारण ही गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक फैल जाता है, याद रखिएगा। और गैसों में विसरण कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण बहुत तीव्रता से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, याद रखिएगा ऑक्सीजन, वी हो जाएगा। जल नहीं होगा, लोहा नहीं होगा, तेल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस, यहां पर ध्यान देखिए ठोस लिखा हुआ है, द्रव नहीं लिखा हुआ है। वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं, क्वथनांक नहीं होगा, गलनांक ये भी नहीं होगा। संगलन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है उसे, क्योंकि यहाँ पर ठोस लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए ठोस लिखा हुआ है, इसलिए संगलन की गुप्त ऊष्मा कहा जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वापातन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वापातन। देखिए ऊर्ध्वापातन क्या है ना, ऊर्ध्वापातन की प्रक्रिया द्वारा ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ही गैसीय अवस्था में आ जाते हैं और गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं, याद रखिएगा, उसे ऊर्ध्वापातन कहा जाता है। और बाष्पीकरण क्या है? बाष्पीकरण क्या है ये भी याद रखिएगा। देखिए द्रव से बाष्प बनने की क्रिया कहलाता है बाष्पन, और गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है संघनन। गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है संघनन। नेक्स्ट देखिए 20 को देखिए, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के बाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? उसे कहा जाता है बाष्पीकरण। क्वथनांक से कम ताप पर द्रव को बाष्प में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया बाष्पीकरण कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऊर्ध्वापातन। तो अभी हमने डिस्कस किए, संगलन नहीं होगा, गलन नहीं होगा। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 21 क्वेश्चन, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन, याद रखिएगा 273 केल्विन। इसको भी याद रखिएगा। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। और मान लीजिए आपको केल्विन में दिया हुआ है, केल्विन में दिया हुआ है वैल्यू मान, आपको सेल्सियस निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा? आपको केल्विन से माइनस कर देना है 273 को, तो निकल जाएगा। मान लीजिए आपको केल्विन में निकालना है, आपको केल्विन में निकालना है और सेल्सियस में दिया हुआ है, तो सेल्सियस प्लस 273 कर दीजिएगा और निकल जाएगा केल्विन में वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट 22 को देखिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का निम्नलिखित में से कौन बिंदु द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है? देखिए डाल्टन के परमाणु सिद्धांत क्या कहलाता है? परमाणु वे अविभाज्य कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। तो ऑप्शन को देखिए, सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं, गलत। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। ऑप्शन सी को देखिए, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो निर्मित होते हैं ना ही उनका विनाश होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। 23 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 U है। द्रव्यमान U से लिखा जाता है। इसका अर्थ है
ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान 16 ग्राम है। बी को देखिए, ऑक्सीजन का एक परमाणु कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग का 16 गुना भारी है। ऑप्शन सी को देखिए, ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान से 16 अधिक है। ऑप्शन डी को देखिए, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कार्बन के परमाणु से 16 गुना कम है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान 16 ग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 24, क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है, किसी भी यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है तथा उस यौगिक के सभी गुण को प्रदर्शित करता है कहलाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्वतंत्र रूप में रह सकता है, मतलब अणु हो जाएगा इसका सही आंसर। परमाणु, आयन, संयोजकता नहीं होगा, अणु हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चतुर परमाणुक है? चतुर परमाणुक देखिए, जैसे H2O मैंने लिखा, H का कितना 2 और O का 1, मतलब इसका 3, ये नहीं होगा। NH4 को देखिए, NH4 को देखिए, NH3 दिया हुआ है, अमोनिया नहीं NH3 दिया हुआ है, तो N का 1 परमाणु और H का 3 परमाणु, तो ये हो जाएगा 4, मतलब चतुर परमाणु। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, ये इसमें तो 3 होगा, H का 2 और ऑक्सीजन का 1। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा NH3। नेक्स्ट को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए, 36 ग्राम जल को मोल में बदले। 36 ग्राम जल को मोल में बदले, देखिए 36 ग्राम जल जो दिया हुआ है इसको हमें मोल में बदलना है, तो कैसे होगा? देखिए जो जल होता है, इस जल में कितना होता है? 18 ग्राम। 18 ग्राम याद रखिएगा, जल में कितना होता है? 18 ग्राम। तो 18 ग्राम जल बराबर कितना हो जाएगा? 1 मोल। 18 ग्राम जल बराबर 1 मोल। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 36 ग्राम, तो 36 ग्राम जल बराबर कितना मोल हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 2। याद रखिएगा जो जल होता है H2O होता है, तो इसमें कितना ऑक्सीजन 16 और 2 तो 18, तो 18 ग्राम जल हो जाएगा। 18 ग्राम जल में कितना? 1 मोल, तो 36 ग्राम जल 2 मोल। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 मोल। 26 का 2 मोल हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट देखिए 27 को देखिए, 27 में क्या लिखा हुआ है? 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान क्या होगा? अच्छा, 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान क्या होगा? 70 U, 140 U, 14 U या 28 U? इसका सही आंसर हो जाएगा 70 U। देखिए बनाते हैं, 1 मोल नाइट्रोजन गैस में कितना होता है? 14 U। 1 मोल नाइट्रोजन गैस में कितना होता है? 14 U, या इसको बोल सकते हो 14 ग्राम। तो 5 मोल में कितना हो जाएगा? 70 U। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 70 UA। नेक्स्ट देखिए 28, क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, कोशिका का बिजली घर क्या है? अंतद्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है, ये नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया, इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब कोशिका का बिजली घर। माइटोकॉन्ड्रिया में DNA पाया जाता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। एक कोशिका कहाँ से सांस लेती है? माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेटरी साइट ऑफ द सेल होता है, याद रखिएगा। इसके पास DNA होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग का अपना DNA तथा राइबोसोम होता है? 29 में अपना DNA तथा राइबोसोम होता है। अंतद्रव्य जालिका नहीं होगा, गोल्जी उपकरण नहीं होगा, लाइसोसोम भी नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है और अपना DNA होता है और राइबोसोम भी होता है, याद रखिएगा। राइबोसोम होता है और अपना DNA होता है। प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए 30 को,
क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, किस कोशिका अंग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? किस कोशिका अंग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सुसाइड बैग, माइटोकॉन्ड्रिया को तो पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, मतलब कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। जान लीजिए प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं। ये प्रारंभिक कोशिकाएं होती है, ये एक कोशिकीय होते हैं, इनमें केंद्रक कला नहीं पाई जाती, नीले हरे शैवालों तथा जीवाणु होते हैं इनके उदाहरण। तो अमीबा, बैक्टीरिया, कवक, मनुष्य। बैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल तथा जीवाणु होते हैं, याद रखिएगा। देखिए प्रोकैरियोटिक नामक कोशिका में कोई भी झिल्ली युक्त अंगक नहीं होती है, उनमें क्रोमोसोम के स्थान पर न्यूक्लिक अम्ल होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 32 को। नेक्स्ट 32, झिल्ली जीवात जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है? अंतद्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा अंतद्रव्य जालिका। अंतद्रव्य जालिका जो होता है उसमें झिल्ली जीवात जनन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 33 को देखिए, अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं की संख्या क्या होती है? अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं की संख्या होती है 4, याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 नहीं होगा, 2, 3 नहीं होगा, 4। एक जीप में, नेक्स्ट देखिए, एक जीप में गुणसूत्रों की संख्या 18 है, उस जीप के अंडे में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 18, 19, 36 और 27। देखिए कुछ जीवों के कोशिकाओं जनन में केंद्रक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जनन की इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित होकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। यह जनन कोशिका के विकास व परिपक्वन को भी निर्धारित करता है तथा साथ ही सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं का भी निर्देश होता है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46, याद रखिएगा 46, जो कि 23 पेयर होता है, मतलब 23 जोड़ा होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 35 को देखिए, पौधों में जल एवं खनिज लवण का संवहन कौन करता है? पौधों में जल एवं खनिज लवण का संवहन कौन करता है? पौधों में जल एवं खनिज लवण का संवहन कौन करता है? जाइलम, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। देखिए जाइलम जो होता है वो जल एवं खनिज लवण का संवहन करता है। जाइलम जो ऊतक होता है वो जल एवं खनिज लवण का संवहन करता है, और फ्लोएम क्या करता है? जो भोजन होता है उसको संवहन करता है पौधों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाइलम। नेक्स्ट देखिए 36 को देखिए, रक्त एक ऊतक है। रक्त एक ऊतक है, ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। जो ब्लड होता है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। तो पेशिया गलत हो जाएगा, तंत्रिका गलत हो जाएगा, संयोजी। इसका सही आंसर हो जाएगा संयोजी। ठीक है, रक्त एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसका पीएच वैल्यू होता है 7.4, याद रखिएगा। और इसके जो लिक्विड पार्ट को प्लाज्मा कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अस्थि एवं मांसपेशी को जोड़ने वाली रचना है। अस्थि एवं मांसपेशी को जोड़ने वाली रचना वो टेंडन होगा। क्या हो जाएगा? टेंडन। अस्थि एवं मांसपेशी को जोड़ने वाली रचना टेंडन हो जाएगा। और लिगामेंट क्या होता है? जो कि बोन टू बोन, मतलब बोन से, मतलब जो हड्डी होता है, हड्डियों को हड्डी से जोड़ता है, लिगामेंट, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेंडन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल हो कहलाती है। पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल हो उसको क्या कहा जाता है? कालेन्काइमा। ऑप्शन को देखिए, एरेन्काइमा, कालेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा, ऑप्शन सी हो जाएगा क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा क्या होता है? यह ऊतक पौधों को भोजन का भंडारण करने में सहायता करता है। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करते हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट देखिए 39, किस ऊतक के विभाजन से पौधे की लंबाई बढ़ता है? ऑप्शन देखिए, विभज्योतक, स्थायी, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विभज्योतक। विभज्योतक।
मुख गुहा की आंतरिक सतह किस ऊतक की बनी होती है? 40 को देखिए, मुख गुहा की आंतरिक सतह किस ऊतक की बनी होती है? एपिडर्मल, तंत्रिका, संयोजी पेशीय। इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए एपिथेलियम। क्या होता है? एपिथेलियम, तो एपिडर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे 40 क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपको पता लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।